हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम घातांक और करनी के आगे का भाग देखेंगे। पिछले भाग में आपने देखा कि यदि कोई सरल प्रश्न आपको ऐसे दिया हुआ है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 ये कहाँ तक है, अनंत तक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर रहे थे। आप इस पूरे सीरीज को x के बराबर मान रहे थे, फिर दोनों तरफ वर्गीकरण कर रहे थे, फिर आपको एक समीकरण मिल रहा था उसको हल कर रहे थे, या फिर शॉर्टकट के तौर पर मैंने बताया था कि 12 को आप दो भागों में तोड़ लेंगे। 12 को 4 गुणा 3 लिखेंगे। ये क्या होगा, ये केवल और केवल अभाज्य गुणनखंडों का ही जोड़ी होना चाहिए। इसमें अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह था, तो इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है आपका, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस, ये दोनों इसके उत्तर हो सकते थे। आज हम इसके आगे का भाग देखेंगे। आगे का भाग कहने का मतलब इसमें आपको 4 प्रकार के कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रकार का ये प्रश्न था, दूसरे प्रकार के प्रश्न में आपको मिलेगा ऐसा प्रश्न देखने को, √3 प्लस √3 प्लस √3, ये गया हुआ है अनंत तक। अब देखिए 3 को तो आप दो भागों में ऐसे नहीं तोड़ सकते जो अभाज्य गुणनखंड हो, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको अभी भी वही है कि इसको आप x के बराबर मानेंगे, दोनों तरफ वर्गीकरण करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, ये भी अनंत तक बराबर x का स्क्वायर। ये आपने दोनों तरफ वर्गीकरण कर दिया। अब इसको आपने ऊपर के स्टेप में x माना हुआ है, तो इसको आप क्या लिखेंगे 3 प्लस x बराबर x का स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ आप क्या है, इसको आप वर्गीकरण करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भागों में नहीं तोड़ सकते कि इसका योग जो है वो 3 आए और गुणा करने पे भी 3 आए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है इसका सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे वर्गीकरण का, ऐसे समीकरण का, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो अब आप इसमें से इसका मान रखेंगे। जैसे आपको ये पता है यहाँ पे a का मान क्या है, इस समीकरण के लिए a का मान है 1, b का मान क्या है -1 और c का मान क्या है -3। तो इन सभी को आप इसमें वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आपके x का कोई मान आएगा। जैसे कि देखते हैं वैल्यू रख के, -b मतलब b मतलब -1, तो ये हो गया +1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू a मतलब 1 और c मतलब -3। तो ये -3 बटे में 2 गुणा a मतलब 1, ये आपका आ गया 1। इसके दो उत्तर निकलेंगे, प्लस माइनस है 1, पहले प्लस वाला लेते हैं, √, ये -3 ये +3, क्या हो गया 4 × 12 और 1 + 12 √13 बटा 2, और दूसरा आंसर होगा 1 माइनस √13 बटा 2। तो ये आपने देखा कि इसके दो आंसर मिल गए। ऐसे प्रश्नों के लिए जब आप इसे दो भागों में नहीं तोड़ पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों में, है ना। अब आप इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं, तीसरे प्रकार का प्रश्न। तो तीसरे प्रकार के प्रश्न में हम चलते हैं। वो आपका होता है कोई यदि ऐसा श्रेणी दिया हो जिसमें जैसे कि √7 गुणा √7 गुणा √7, और ये कहाँ तक है, अनंत तक दिया हुआ है, तो आपको इसका मान निकालना है। अब इससे पहले वाले प्रश्न में क्या अलग था, इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन इस प्रश्न में आप देख रहे हैं प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये सभी आपस में गुणा में दिया हुआ है। तो इसका तो आपको डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा, इसका आंसर वही होगा जो आपको अंक दिया हुआ है। जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है तो इसका आंसर 7 होगा। कैसे होगा चलिए वो हम आप देखते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने नहीं मिलेंगे। आप यहाँ भी क्या करेंगे, √7 इंटू √7 इंटू √7 अनंत तक है, तो इसको आप अनंत तक को मान लेंगे x के बराबर, जैसा आपने पहले किया था। पहले के प्रश्नों में सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। दोनों तरफ आप वर्गीकरण करेंगे तो ये हो गया 7 गुणा 7 √7 अनंत तक, और ये इस तरफ x का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि इतने भाग को आपने माना हुआ है x यहाँ पे, क्योंकि अनंत तक जो सीरीज गया उससे आपने एक साथ निकाल लिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया 7 गुणा ये x बराबर x²। अब x गुणा x कट गया
तो x का मान आपका क्या आ गया 7। तो ऐसे प्रश्नों में बजाय हल करने के यदि कोई सीरीज कोई श्रृंखला अनंत तक दी हुई है तो इसको आप डायरेक्ट क्या है वो संख्या को ही उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था आपके तीसरे प्रकार का प्रश्न। ठीक है, इस श्रृंखला में तीसरे प्रकार का प्रश्न ये था। अब देखते हैं चौथे प्रकार का प्रश्न जो आपको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। यदि आपको इसी प्रश्न को मैं बताऊं √7 इंटू √7 इंटू √7 इसका आपको मान पूछा गया है। अब इस प्रश्न में और इसके पहले वाले प्रश्न में अंतर क्या है? तो इसमें अंतर यह है कि ये श्रृंखला अनंत तक नहीं गई हुई है, ये श्रृंखला केवल आपको 3 तक दिया हुआ है, 7 7 7 केवल 3 तक, या फिर 3 तक ना बोल करके ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये एक लिमिटेड श्रृंखला दी हुई है, ये अनंत तक नहीं गया हुआ है। लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न में वो अनंत तक गया हुआ था, तो यदि अनंत तक गया हुआ है तो वो उत्तर स्वयं ये अंक ही होगा, लेकिन अनंत तक नहीं गया है तो कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। आप यहाँ भी क्या करेंगे, इसे आप x के बराबर मान लीजिए, दोनों तरफ कीजिए वर्गीकरण, तो क्या हो जाएगा इसका आप पूरा वर्गीकरण करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, मतलब 7 √7 बराबर ये हो गया x²। अब आप इस प्रोसेस को दोबारा दोहराओ, आपको सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ लेकिन ये एक्चुअल प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे एग्जाम में। अब वापस इसका वर्गीकरण करेंगे, लेकिन वर्गीकरण से पहले हम 7 को इधर ले आते हैं। तो इस 7 को यदि मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, वहाँ गुणा में थे यहाँ के बटे में हो जाएगा। पुनः इसका वर्गीकरण करेंगे तो इस अंडर रूट का वर्गीकरण होगा तो ये अंडर रूट चला जाएगा, ये हो गया 7 √7 बराबर इसका वर्गीकरण हुआ तो x का वर्ग का वर्गीकरण हो गया x⁴ और नीचे है 7²। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, 7 को पुनः इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा √7 बराबर x⁴ और ये 7 गुणा में इधर आके भाग में होगा तो 7 का स्क्वायर इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 7⁴। अब आप पुनः इसको वर्गीकरण कीजिए तो √7 का वर्गीकरण करने से 7 बराबर x⁴ का वर्गीकरण, तो x⁴ है, इसका आप वापस वर्गीकरण कर रहे हैं तो आपको पता है x का पावर m का पावर n वर्ग क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर 8 है ना, और नीचे दिया हुआ है x⁴ तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो x⁴ 3 दूनी 6। यहाँ तक क्लियर है। अब आप वापस क्या करेंगे, इस 7 को इधर ले आइए, आपको x का मान ही चाहिए अंततः, तो क्या हो जाएगा x⁴ बराबर 7⁶ और ये गुणा होगा 7 से, क्या हो जाएगा 7�7। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगा, आपने प्रॉपर्टी में जस्ट पिछले क्लास में मैंने बताया, आपने पढ़ा है, यदि x⁴n बराबर दिया हुआ है x होता m होता है, तो यदि आपको x का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा x बराबर m⁴1/n हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। तो उसी को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 7⁻, ये जाके 7⁻1/8 होने वाला है, लेकिन 7⁻7 पहले से, तो क्या हो जाएगा 7⁻7/8 ये होगा। यदि आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 7⁻7 दिया हुआ है पहले से, इसका घात 1/8 होगा ये इधर जाके। अब 7 गुणा 1/8 क्या होगा, 7 गुणा 1/8 होगा 7/8, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का मान, x बराबर 7⁻7/8। तो इतना करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि यदि ये श्रृंखला अनंत तक ना दिया हुआ हो तो आप कैसे इसका उत्तर निकालेंगे। तो देखिए, आप इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज कीजिए। यहाँ क्या है, आपको 7 कितने बार दिया हुआ था, √7 कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली इसमें करना है, आप 7 लिखेंगे, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 7 को 3 बार दिया हुआ था तो आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा, या फिर 2�3 लिखा और उसमें से 1 किया माइनस और बटे में किया 2�3। ये आपका आएगा उत्तर। यही उत्तर आपने लाया है। कैसे लाया है, ये देखिए, 7 का पावर 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 2 4 2 8, तो 8 - 1/2 का पावर 3, तो ये हो गया आपका 7 का पावर 7/8, यही होगा आपका आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यदि
जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 11 का अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ये 4 बार दिया हुआ है, इसका आपको मान निकालना है। तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं कि इसको x के बराबर कीजिए, वर्गीकरण करते जाइए, फिर लास्ट में आपका आंसर, या फिर इसको आप फॉर्मूले के तौर पे ये यूज कर सकते हैं। आपको पता है 11 लिखेंगे, उसका घात 2 का घात, ये जितने बार दिया 4 बार दिया तो 2 का घात 4 -1 करेंगे और बटे में 2 का घात 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 का घात 4 मतलब 16, 16 - 1 मतलब 15 और बटा 2 का घात 4 मतलब 16, ये आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये 4 प्रकार के प्रश्न समझ आए हैं। हमारा अगला टॉपिक है करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न बोला जाए तो क्या है, जैसे अंडर रूट 5 दिया है, क्यूब रूट 7 दिया है, फोर्थ रूट 9 दिया है। अब आप इसको क्या देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है, कौन बीच की है? नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है, वही हम देखते हैं। जैसे कि प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि होने क्या वाला है एक्चुअल में। आपको यदि दिया हुआ है, समझ लीजिए अंडर रूट 8, ठीक है, क्यूब रूट 8 लिखा हुआ है, आपको पता है इसका मान क्या होता है। इसको आप करते ऐसे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। अब यहाँ जो चिन्ह है क्यूब रूट का, तो 3 जोड़े मतलब 3 के 1 जोड़ा बन गया, मतलब इसका उत्तर आपका क्या होगा 2 होगा। आप ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट। अगर यही फोर्थ रूट हो, फोर्थ रूट 16 हो, तो इसको आप क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्योंकि यहाँ 4 है, फोर्थ रूट है, इसका मतलब 4 का आपका 1 जोड़ा बना, मतलब आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आप ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यदि क्यूब रूट 8 है, इसको मैं बोलूं कि इस 3 की जगह आपको कुछ और करना है, जैसे इसको आपको 6 बनाना है, तो 3 को आप 6 कैसे बना सकते हैं, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। तो देखते हैं 3 दूनी हो जाएगा 6। अब क्योंकि आपने अंदर जो बाहर जो है इसमें 2 गुणा किया है, इसका मतलब अभी पहले ये क्या था, ये था 2 दूनी 4 दूनी 8 था। अब इसको यदि आप 2 गुना 2 गुना 2 करो, मतलब पहले ये 3 का जोड़ा बना हुआ था, अब ये 6 का जोड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको 3 को 6 किया है। अब इसका देखते हैं उत्तर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इसका उत्तर भी 2 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो आपने जस्ट क्या किया है, इस 3 को यदि आपने 6 बनाया तो इसमें 3 में क्या किया, 3 गुणा 2 किया 6 बनाने के लिए। तो आपने जो इस बाहर में गुणा किया है, अंदर में भी इस संख्या में वो आपको घात लगाना पड़ेगा। ये है बेसिक रूल, आपको उसका मान सेम रखने के लिए। समझ गए आप? इसी विधि पे आधारित है आपके आगे के प्रश्न। जैसे कि अब आपको दिया हुआ है क्यूब रूट 4, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, ये दिया हुआ है। अब आपको बोले इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। काम करते हैं, इसको 3 कर देता हूं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आप डायरेक्ट बता नहीं सकते, तो आपको इसमें क्या करना है, आप देखना है यहाँ पे क्या है 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 3 लिखा ही हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का 3 का 2 का और 3 का, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है इन तीनों का। कैसे एलसीएम निकालेंगे, आपको सिंपल विधि 6, इसका एलसीएम आ गया 6। अब आपको क्या करना है, इनके बाहर इन सब को आपको 6 बनाना है, सब का यहाँ का जो पावर है इसको एक जैसा लाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 6 बनाया तो 3 में 2 गुणा किया, ये हो गया 6। अब आपने यहाँ 2 गुणा किया तो इसका घात भी 2 लगाना पड़ेगा, मतलब 4 का घात 2। यहाँ क्या है 2 है, इसको आपको 6 करना है, तो 2 में 3 गुणा किया तो ये हो गया 6। अब क्योंकि आपने यहाँ गुणा 3 किया तो 5 का घात भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या है, यहाँ 3 दूनी आप 6 करेंगे, आपने इसमें 2 का गुणा किया है इसलिए 3 का घात आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 ही लगाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि इन सभी करणियों का घात जो है एक समान हो गया है, इनका सबका पावर जो है सेम हो गया 6 6 6। अब इनका आप सिंपली मान लिख दीजिए, 4 का घात 2 क्या हो गया 16, 5 का घात 3 क्या हो गया 125 और 3 का घात 2 क्या हो गया 9। अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ये है आपका सबसे बड़ा और ये है आपका
सबसे छोटा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण के तौर पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 4th रूट 10, ठीक है, चौथे घात का करनी 10 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है और क्यूब रूट 6 दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप सिंपली देखेंगे क्या क्या है, इसका घात 4 है, इसका घात 2 है और इसका घात 3 है। इनका सबका एलसीएम क्या होगा? 4, 3 और 2 का 12 होगा ना, 12 एलसीएम। तो आपको सभी का घात 12 कर लेना है। तो 4 को 12 करने के लिए आप क्या करेंगे? 4 गुणा 3 12 होता है। तो क्योंकि आपने यहाँ 3 का गुणा किया तो 10 का घात क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या है? 2 को 12 बनाने के लिए आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का घात क्या है? आपको 6 करना पड़ेगा। यहाँ क्या है? 3 को 4 से गुणा करके आप 12 बनाएंगे। तो यहाँ अंदर भी आपको 4 का घात लिखना पड़ेगा। अब सिंपली आप इसका मान लिखिए। क्या हो गया? अंडर रूट 12, 10 का घात 3 क्या हो गया? 1 2 3। अंडर रूट 12, 5 का घात 6 क्या हो गया? 15625। और अंडर रूट 12, 6 का घात 4 क्या हो गया? 1296। अब आप इसको क्लियरली बता सकते हैं कि ये क्या है? सबसे बड़ा है और ये क्या है? सबसे छोटा है। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू।